चलिए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अब इससे पीछे वाली वीडियो में हम लोग रेप्लिकेशन तक कर चुके थे और रेप्लिकेशन के क्वेश्चन सारे हो गए। आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है जरा बताएंगे कोई? हाँ, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? देखिए, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से जो आरएनए बनता है, तो आपको पता है कि पूरा डीएनए आपका जो ये है कितना लंबा है? एक सेल के अंदर डीएनए कितना बड़ा होता है? 2.2 मीटर 2.2 मीटर लंबा होता है। ठीक है, इस हिसाब से आपके पूरे जो डीएनए है, क्या पूरा डीएनए ही आरएनए में बदलता है नहीं। या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बदलते हैं? कुछ पर्टिकुलर जिसमें तो टर्मिनेटर हाँ, तो यहीं पे हमें ये देखना है कि सारी की सारी चीजें नहीं बदल जाती, पूरा डीएनए आरएनए में नहीं बदल जाएगा, वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स बदलेंगे। जिन सेगमेंट्स को हम डीएनए से आरएनए बदलते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पहले तो हम यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ी बातें करेंगे और उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डेफिनेशन हो गई, यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो डीएनए से आरएनए में बदल जाएगा। किसका? डीएनए का एक स्ट्रैंड। आप ध्यान से देखिए, डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अब डीएनए के डबल स्ट्रैंड से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, here also the principle of complementary governs the process of transcription। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? अगर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है तो जो आरएनए बनेगा इसी के हिसाब से बनेगा। एडेनिन के सामने यहाँ थाइमिन आना चाहिए, लेकिन आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल लगेगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन आना चाहिए और थाइमिन के सामने एडेनिन आना चाहिए और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आना चाहिए। इस तरीके से आपका आरएनए बनेगा। कंप्लीमेंट्री है तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्री आ रहा है यहाँ पे। एक्सेप्ट एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ बेस पेयर विद यूरेसिल। यही बात बता दी। एडेनिन किसके साथ में बेस पेयर कर रहा है? यूरेसिल के साथ में। वैसे पहले एडेनिन किसके साथ में करता था? थाइमिन के साथ में, लेकिन आरएनए में ये यूरेसिल के साथ में करेगा। However, unlike the process of replication, which one set in total DNA of an organism gets duplicated। देखिए, अगर एक बार, जैसे कि आपने कहा कि डीएनए से जब रेप्लिकेशन होता था, रेप्लिकेशन में एक बार शुरू होता था, पूरा का पूरा डीएनए ही डबल हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये अनलाइक है उससे। In transcription, only a segment of DNA and only one of the segment copied into RNA। यानी डीएनए का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट या उसमें भी, उस पार्ट में भी सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी करके आरएनए में बदलेगा। क्लियर हो गई बात? दिस necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed। अब कह रहे हैं why both strands are not copied। अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाएंगे, कह रहे साहब एक ही स्ट्रैंड क्यों होता है? अगर दोनों हो जाएंगे तो यार कंप्लीमेंट्री नहीं बन जाएंगे और आरएनए भी तो चिपक जाएगा, फिर आरएनए प्रोटीन कैसे बनेगा? इंफॉर्मेशन खुलेगी नहीं, इंफॉर्मेशन तो हमेशा बंद ही रहेगी, पैक रहेगी, इसलिए दो नहीं बनते हैं। इसके ऊपर कुछ आंसर हैं। कह रहे हैं फर्स्ट, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट सीक्वेंस। और कंप्लीमेंट्री होएगा तो क्या हो जाएगा? इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट। यानी कि एक किसी एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा और दूसरा कंप्लीमेंट्री होगा, वो किसी दूसरे प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा, तो दो प्रोटीन बन जाएंगे। एक प्रोटीन ऐसा बनेगा, दूसरा तरीके का बनेगा, दो प्रोटीन बन जाएंगे। बनना एक था, बन गए दो। ठीक। Hence, one segment of DNA would be coding for two different proteins। एक ही सेगमेंट दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करने लगेगा, जबकि ये तो गलत बात हो जाएगी। एक डीएनए का स्ट्रैंड एक ही चीज, एक ही प्रोटीन के लिए कोड करेगा। वन जीन वन प्रोटीन भी है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इस तरीके से हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और दूसरी बात कह रहे हैं द टू सेकंड स्टेप क्या है? दूसरी बात देखिए, पहली बात तो इन्होंने कही कि दो तरीके के प्रोटीन बन जाएंगे, जो कि गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं इफ द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, वो कंप्लीमेंट्री होंगे ईच अदर एंड हेंस वुड बी डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए हो जाएगा, जैसे कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो
और वो ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, फ्यूटाइल में। अब आगे आते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए है जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि डीएनए पूरा नहीं करता है, डीएनए का एक कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिसको हमने कह दिया क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह दिया। और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास एक प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर होता है, ठीक, ये तीन चीजें होती हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन, जिसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ आपका दिखाया गया है। आप गौर से देखें, यहां आपको अगर डायग्राम आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे चला, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे चला, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हो गए, इसमें ये वाला रीजन हो गया प्रोमोटर, ये वाला हो गया टर्मिनेटर और बीच वाला हो गया स्ट्रक्चरल जीन। इस स्ट्रक्चरल जीन में भी अगर आप देखें तो 2 स्ट्रैंड ये ऊपर नीचे वाले अलग अलग कर दिए गए, एक का नाम रख दिया गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरे का नाम रख दिया गया कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के ही आपका आरएनए बनेगा, कोडिंग स्ट्रैंड किसी तरीके के आरएनए के लिए कोड नहीं करता है, सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड को कह देते हैं क्या, अप स्ट्रीम, और 3 प्राइम एंड को क्या कह देते हैं, डाउन स्ट्रीम। और इसीलिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो होते हैं, इनके बेसिस पे हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर को डिफाइन करते हैं। तो प्रोमोटर इज सिचुएटेड एट द अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, या हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। आपका पैसा आपके बाप का पैसा भी है, आपकी मां का पैसा भी है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन में 2 हैं, तो अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे नाम दे रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन का के अप स्ट्रीम के ऊपर प्रोमोटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी है, डाउन स्ट्रीम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम के ऊपर कौन पड़ा हुआ है, टर्मिनेटर रीजन है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, प्रोमोटर वो जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर वो जगह है जहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन वो है पॉइंट जो आरएनए बनाएगा कि कौन सा आपको प्रोटीन बनाना है, उस हिसाब का आरएनए, मैसेंजर आरएनए, सेल डिवीजन के लिए बनाएगा, यस, सेल डिवीजन के लिए बनाएगा, सेल डिवीजन नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए बन रहा है, ठीक है। आइए थोड़ी सी बातें यहाँ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आने वाले हैं, तुरंत आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से देते हैं। देयर इज द कन्वेंशन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड को डिफाइन करेंगे कैसे, पोलैरिटी के बेसिस पे डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, सिंस द 2 स्ट्रैंड्स हैव ऑपोजिट पोलैरिटी एंड द डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज। देखिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए जो था वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता था, 2 नखरे थे डीएनए पॉलीमरेज के, 2 नखरे थे, पहला वो स्टार्ट नहीं करता था, दूसरा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता था। आरएनए पॉलीमरेज के नखरे 2 नहीं है, एक ही है कि हमेशा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाएंगे, स्टार्ट अपने आप कर जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी की जरूरत नहीं। हाँ, तो हमेशा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलेंगे। इसका मतलब है कि दूसरा जो पोलैरिटी होना चाहिए हमारे टेम्पलेट की, वो क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा उसी को हम क्या कह देंगे, टेम्पलेट कह देंगे। द अदर स्ट्रैंड व्हिच इज पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसको हमने क्या कह दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड कह दिया है। और कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कह दिया है क्योंकि इसके जो कोड्स होंगे बिल्कुल वैसे ही होंगे जो हमारा आरएनए बनेगा, बस उसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। All the reference point while defining the transcription units is made which coding with coding strand, बाकी सारे reference point सारे coding strand से ही हम लेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सारा कॉन्सेप्ट। यहाँ आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड दिख रहा है, कह रहा है कि क्या आप इससे बना सकते हो एक आरएनए, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखिए और बस बनाते चले जाइए। देखिए इसमें 2 तरीके हैं, पहला या तो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को लीजिए और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते चले जाइए, थाइमिन के सामने एडेनिन लगेगा, एडेनिन के सामने थाइमिन नहीं यूरेसिल लगेगा, बस। यहाँ आप आरएनए बनाने में याद रखिए ए यू से जुड़ेगा और टी ए से जुड़ेगा, बाकी जी सी से जुड़ता है वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों में ये बात याद रखिएगा, जब भी ए जुड़ेगा तो नए वाले में यू आ जाएगा और टी होगा तो नए वाले में ए आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए टी है तो ए आ गया, जी है तो सी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, ए है तो यू आ जाएगा, टी नहीं यू, टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी के सामने जी, ए के सामने फिर यू आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा, हम सारे नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको गौर से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो इसमें क्या है, टी है, बाकी सब ए सी जी, देखिए ए सी जी बाकी सब टी आ गया, बस यू की जगह
यानी कि अगर आप सीधा बनाना चाहते हो, इसका दूसरा तरीका, एक तो आपने कहा टेम्पलेट को उठाओ उससे कोड बना लो, एक सीधा तरीका है, आपने कोडिंग स्टैंड आपको दिया हुआ है, कोडिंग स्टैंड उठाओ, सीधा क्या लगा दो उस पे, टी की जगह यू करते चले जाओ, टी की जगह यू, आपका आरएनए तैयार है। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत? इस तरीके के अभी क्वेश्चन आएंगे, करेंगे अपन लोग। चल आगे बढ़ते हैं। प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक्ड, देखिए प्रोमोटर और टर्मिनेटर क्या है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर अगर आप गौर से देखिए तो वो फ्लैंक्ड है, चिपके हुए हैं स्ट्रक्चरल जीन से। प्रोमोटर और टर्मिनेटर बिल्कुल फ्लैंक्ड है, चिपके हुए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड दैट इज द अपस्ट्रीम, और वो डाउनस्ट्रीम के ऊपर होता है, ठीक है। हटा दीजिए सारी बातें, ये सब आपको पहले बता चुके हैं। The terminator is located toward the 3 prime end. Coding strand is usually defines the end of the process of the transcription. There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. ठीक है, upstream या downstream पे भी हो सकते हैं। Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression। जब हम लोग जीन एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेंगे तब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि कुछ और भी चीजें होती हैं, खाली प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर नहीं होता है, रेगुलेटर होता है, ऑपरेटर होता है, प्रोमोटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन आता है। याद करिए ओपेरॉन, जब जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तो ओपेरॉन और ओपेरॉन का पूरा स्ट्रक्चर यही होता है। अभी हम लोग आएंगे उसके ऊपर भी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, जरा यहां डिफाइन करेंगे हम कुछ 2 पॉइंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन, यहां पे 2 पॉइंट पहले आप समझिए, सिस्ट्रॉन और जीन में क्या फर्क है, कोई बताएगा? देखिए सिस्ट्रॉन जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड के लिए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। जीन एक और जीन एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा। जीन किसके लिए कोड कर रहा है? प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए, यह पहले भी आपको बता चुके हैं, आप ध्यान से जरा समझिएगा। अगर आपने कहा कि मान लीजिए जीन है हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, यानी अल्फा अल्फा बीटा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, तब आपका हीमोग्लोबिन बनेगा। यानी आपकी कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपका जो डीएनए होगा जो हीमोग्लोबिन के लिए होगा, मान लीजिए ये अल्फा के लिए कोड कर रहा है, ये बीटा के लिए कोड कर रहा है, ये अल्फा के लिए कोड कर रहा है, ये बीटा के लिए कोड कर रहा है, ठीक? समझ में आई बात? अगर ये डीएनए से आरएनए बना और इस आरएनए से प्रोटीन बन गया अल्फा वाला, तो ये एक इतना पर्टिकुलर सेगमेंट क्या कहलाएगा हमारा डीएनए का? ये सेगमेंट सिस्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन डीएनए का ये पूरा सेगमेंट जो पूरे चारों के लिए कोड करेगा उसे हम क्या कह देंगे बेटा? जीन कह देंगे। बात समझ में आ गई? जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? हमारा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन मिलता है, पी से प्रो, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें कैसा जीन मिलता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कई सिस्ट्रॉन एक साथ लगे हुए हैं और बीच में कोई गैप नहीं, लगातार कंटिन्यूएशन में चल रहा है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि आपने कहा ये जीन था हमारा, ये जीन था, इसका एक रीजन तो ये वाला अल्फा के लिए कोड कर रहा है, ये जीन किसी के लिए कोड नहीं कर रहा है, ये रीजन फिर ये अल्फा के लिए कोड कर रहा है, फिर ये वाला सेगमेंट किसी के लिए कोड नहीं कर रहा है। ऐसे ही आगे जाएंगे तो बीटा के लिए करेगा, फिर बीच में गैप आ जाएगा। यानी कि जीन जो है वो पूरा, ये एक सिस्ट्रॉन, ये दूसरा सिस्ट्रॉन, ऐसे तीसरा सिस्ट्रॉन और फिर चौथा सिस्ट्रॉन, ऐसे आएगा ना। यानी कि बीच बीच में आपको गैप मिल रहा है। जीन कैसा है? यहां देखिए आपको कंटिन्यूअस मिल रहा था, लेकिन यहां जीन कैसा है? टूट टूट के मिल रहा है। ऐसे जीन स्प्लिट जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्प्लिट जीन कहलाते हैं। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है। ये कैसे हो गए? मोनोसिस्ट्रॉनिक। किसमें मिलेंगे? यूकैरियोट्स में। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं? मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन किसमें? यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन किसमें? प्रोकैरियोट्स में। समझ में आया कि नहीं? स्प्लिट जीन समझ में आ गया, बीच बीच में कटे हुए हैं, यानी कुछ नॉन कोडिंग रीजन भी अगर जीन में मिल रहे हैं बीच बीच में, देन दिस जीन इज स्प्लिट जीन। और इसी को हम आगे प्रोसेसिंग करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में। अभी हम आगे बताएंगे, पहले आपने ये समझ लिया, अब इसको पढ़। अ जीन इज डिफाइंड
एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात, जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दो, देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन डीएनए। ये बात तो पता है कि जीन किसके ऊपर लोकेट है? डीएनए के ऊपर है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हम जीन को डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि डीएनए इतना बड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ही हमारे हीमोग्लोबिन के लिए कोड कर रहा था। सब तो नहीं कर रहे थे। तो हम पूरी लेंथ के हिसाब से कैसे बताते हैं कि भाई साहब डीएनए इतना बड़ा है तो हमारा जीन इतना बड़ा होगा? नहीं है ना। तो क्या हो गया? द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन एज जीन। चाहे टी आरएनए के लिए करें, चाहे आरआरएनए के लिए करें, उनको भी हम जीन ही कहेंगे। However, by defining a cistron, एक सिस्ट्रॉन को अगर डिफाइन करेंगे as a segment of DNA coding for polypeptide। समझ में आई बात नहीं? सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन एक वो है जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात? द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो अब हमें सिस्ट्रॉन के बेसिस पे हम जीन को बता सकते हैं कि एक जीन में कई सिस्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक जीन में कई सिस्ट्रॉन हो सकते हैं या एक ही सिस्ट्रॉन हो सकता है एक जीन में। इसके बेसिस पे मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गया और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन हो गया। क्लियर? तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमें कहां मिलेगा? मोस्टली इन बैक्टीरिया, दैट इज द प्रोकैरियोट, और मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स। क्लियर? क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, अब आपने बात पकड़ ली है, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो in eukaryotes the monosystronic structural gene have interrupted coding sequence। हमने बताया बीच बीच में interrupted coding, मतलब उनका कोई काम नहीं, इंटरप्शन बीच में घुसे हुए हैं कि अल्फा इधर आ गया, फिर दूसरे अल्फा के बीच में एक और जबरदस्ती बीच में घुसा हुआ है, तो इंटरप्शन कर रहा है। तब क्या होगा? इस तरीके के जीन क्या कहलाते हैं? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन कहलाते हैं बेटा। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स। तो जो कोडिंग सीक्वेंस है जो एक्सप्रेस करेंगे उनको हमने क्या कह दिया है? एक्सॉन्स कह दिया है। देखिए आपको जीन में वो पार्ट जो अल्फा के लिए कोड कर रहा है वो है गया क्या? एक्सॉन। जो नहीं कर रहा, इंटरप्ट कर रहा, उसे हमने क्या कह दिया? इंट्रॉन। समझ में आई बात या नहीं? तो एक्सॉन और इंट्रॉन समझ में है। जो बीच में इंटरप्शन कर रहा है उसे हमने इंट्रॉन कह दिया, जो कोड कर रहा है वो एक्सॉन हो गया। द इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। ये बाद में मैच्योर या प्रोसेस आरएनए में आपको नहीं मिलेंगे, ये इंटरवीनिंग है, बीच बीच में पड़े हुए हैं, फालतू के हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। और स्प्लिट जीन की वजह से हमारा फिर ये दिक्कत आ जाएगी, डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम जीन को। तो इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के प्रोमोटर और रेगुलेटर के उस पे भी इनहेरिटेंस कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes। इसीलिए regulatory sequences को हम क्या कह देते हैं? Sometimes regulatory genes कह देते हैं, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे regulator में। Even though these sequences do not code for any RNA or protein, जबकि ये किसी RNA या प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहा, तब भी इन्हें regulatory gene कह देते हैं। अब देखते हैं साहब types of RNA and the processes of transcription। देखिए हाँ, थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि आरएनए जो होता है अपना वो कितने टाइप का होता है। अगर आरएनए की बात करी जाए तो हमारा आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए को ही एसआरएनए भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए। एम फॉर मैसेंजर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए जो होता है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? यहां पे कोडिंग सीक्वेंस है, यहां क्या है? कोडिंग रीजन है या कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक, इससे पहले की तरफ छोटा सा ये अनट्रांसलेटेड रीजन हो गया, यहां अनट्रांसलेटेड रीजन हो गया। इसका ये जो 5 प्राइम है, 5 प्राइम के ऊपर 7 मिथाइल गुआनोसिन की एक कैप लगी होती है, और जो इसका 3 प्राइम रीजन है उस पे पॉली ए टेल लगी होती है। ठीक, ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अगर टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक,
ये क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? क्लोवर लीफ मॉडल। लीफ मॉडल। ये किसने दिया था? हॉली ने दिया था। किसने दिया था? हॉली ने दिया था। और ये कैसा है? 2D मॉडल है। इसमें ये जो लूप होता है इसे कहते हैं DHU लूप। DHU लूप। इसे क्या कह देते हैं? T-Psi-C लूप। इसे कह देते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप। ठीक है। और इसमें यहां पे ये 3 एंटीकोडॉन मिलेंगे। एक सौ वेरिएबल आर्म भी होती है और यहां पे ये आपकी वेरिएबल आर्म। ठीक है। और ये वाली जो आर्म कहलाती है ये एक्सेप्टर आर्म है। ये कौन सी आर्म है? एक्सेप्टर आर्म। स्टेम है सर इसमें। क्या? एक्सेप्टर स्टेम लिखा है। स्टेम लिखा होगा तो स्टेम कह दो, आर्म कह दो, बात एक ही है। इधर आपका 3 प्राइम हो गया और ये आपका 5 प्राइम हो गया। और यहाँ CCA और OH होता है। ये जो OH है ना बेटा, ये जो OH है, ये OH एमिनो एसिड के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो यहां ये एमाइनो एसिड को जोड़ लेगा। यानी कि ये जो tRNA है ना, ये tRNA ये किसी एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, मतलब किसी एमिनो एसिड को कैरी करेगा, इधर से उधर ले जाएगा। ठीक। और उसके लिए एंटीकोडॉन ये होंगे जिनके कोडॉन्स को देख के ये एमिनो एसिड चिपकेगा। जैसे AUG है, मान लीजिए AUG, ये किसके लिए कोड करता है? सबको पता है किसके लिए? मेथिओनिन। AUG मेथिओनिन के लिए कोड करता है। तो अगर कोई tRNA होगा तो tRNA पे यहां कौन सा सीक्वेंस होगा? A के कॉम्प्लीमेंट्री। A के सामने क्या लगेगा? U के सामने A और G के सामने C आएगा। समझ में आई? UAC ये किसके लिए हो जाएगा? कौन से अमीनो एसिड के लिए? यानी जिस tRNA में UAC होगा वो किस अमीनो एसिड को लेके जाएगा? मेथिओनिन को लेके जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? इसका L फॉर्म, ये तो T शेप स्ट्रक्चर हो गया, इसकी L फॉर्म जो है वो किम और क्लग ने दी है और वो इसका 3D स्ट्रक्चर है, L शेप। L फॉर्म जो है tRNA का, जो अगर हम डायग्राम देखें L शेप आता है, वो किसने दिया है? किम एंड क्लग। समझ में आएगा? RNA के बारे में ज्यादा बात होती नहीं। RNA राइबोसोमल है, सबसे ज्यादा स्टेबल, राइबोसोम बना के बैठ जाएगा, राइबोसोम बनाने में हेल्प करेगा। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट है इसलिए उसकी बात करते नहीं। tRNA को हम बार बार यूज कर सकते हैं, mRNA को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो mRNA का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, rRNA का सबसे कम होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गई मेरी बात? यहाँ डिफरेंसेस हमने आप लोगों को पहले ही बताए हैं और इससे पिछले वाले क्लासेस में हमने जो डिस्कशन किया है वो आपका YouTube के ऊपर पड़ा है। यहाँ सिर्फ रिवीजन सेशन है इसलिए हमने RNA के बारे में आपको इतना बता दिया। ठीक, mRNA, tRNA, RNA क्लियर? यस सर। चल अब आते हैं आगे, क्योंकि अभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज आएंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। आगे आते हैं तो अब हम लोग फिर से पहुंचते हैं हमारा DNA के ऊपर। ये हमारा मान लीजिए DNA, ठीक है, ये हमारा DNA। इस DNA में मान लीजिए ये वाला पार्ट है प्रोमोटर। सबसे पहले क्या होगा, और ये होगा स्ट्रक्चरल जीन, यानी इसी को देख के आपको बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम से कट कर देगा कि वो जो बता दी बेस पेन TA करके हो, जब टाटा बॉक्स कहते हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, प्रोमोटर के ऊपर जो है सीक्वेंस होता है AT रिच रीजन है, AT रिच रीजन है, जो कि लिख सकते हैं TA। तो इसे टाटा बॉक्स या इसे हॉगनस बॉक्स भी कहते हैं, हॉगनस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, टाटा बॉक्स। अब प्रोमोटर जो है वो क्या कर रहा है, प्रोमोटर क्या कर रहा है, यहां से स्टार्ट कराएगा, और स्टार्ट कराने के लिए यहां पे क्या होता है, सबसे पहले RNA पॉलीमरेज आएगा। RNA पॉलीमरेज जो होता है ये पूरा एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम मतलब पूरा एंजाइम है। इसमें एक कोर एंजाइम होता है, एक कोफैक्टर, और एक कोफैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। और कोफैक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होता है सिग्मा और दूसरा रो। पहले यहाँ पे सिग्मा फैक्टर इसके साथ में जुड़ेगा और वो ढूंढेगा कि प्रोमोटर कहाँ है।
वो सबसे पहले आएगा और प्रोमोटर से इस पूरे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ देगा और जुड़वाने के बाद खुद सिग्मा अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस कहते हैं इनिशिएशन। इसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा टेम्पलेट के ऊपर, और जब ये आगे बढ़ेगा तो इससे बनने वाला आरएनए ये पीछे की तरफ चलता रहेगा। ठीक, अब आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ना, ये 3 तरीके के हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम आगे यहां समझा रहे हैं। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज से पहले हम राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने एस कितने एस? एक होता है 70S, ये मिलता है प्रोकैरियोट्स में। एक होता है 80S। और दूसरा होता है 80S। 70S जो होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। एक स्मॉल सब यूनिट है और दूसरी लार्ज सब यूनिट है। जो स्मॉल सब यूनिट है ये 16SR RNA होता है, इसमें 23SR RNA होता है। S इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, और 5SR RNA होता है। ये प्रोकैरियोट्स में हुआ। यूकैरियोट्स में अगर बात करी जाए तो इसमें भी 18SR RNA होता है, 28SR RNA होता है, 5.8SR RNA होता है और 5SR RNA होता है। ये किसमें मिल रहा है हमें? यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब जो हमारा यूकैरियोट्स है, हम जो पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोट्स में ही पढ़ रहे हैं। हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। बताइए कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसके लिए कोड करता है? 28S, 18S, 5.8S के लिए, आरआरएनए के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? इसके लिए कोड करेगा। ये जो होता है थर्ड वाला वो किसके लिए करता है? टीआरएनए, एसएनआरएनए, 18S, सॉरी नहीं टीआरएनए और एसएनआरएनए, नहीं सर 5S के लिए। टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5एसआरएनए एसएनआरएनए और 5एसआरएनए और 5SRNA। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जबकि सेकंड वाला करता है HNRNA के लिए कोड। भैया यहाँ कोई mRNA के लिए तो कोड ही नहीं कर रहा है भाई, tRNA के लिए भी हो रहा है, इतने के लिए भी हो रहा है। ये सब यूकैरियोट्स की बात हो रही है। ये सब किसमें हो रहा है? इन यूकैरियोट्स। मींस हम लोग में। हाँ, आप कह दो कि साहब आपने तो कहा था कि साहब ये वाले भी होते हैं, इसको तो कोई कोड ही नहीं कर रहा है, इनको तो कोई कोड ही नहीं कर रहा है, इन्हीं को कर रहा है सारा कोड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। ये तो लिखा हुआ है सर। हाँ, इसे तो समझा रहे हैं। एचएनआरएनए बन जाता है, एचएनआरएनए बन जाता है। एचएनआरएनए ही आगे जाके इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज होंगे। एचएनआरएनए में ही क्या हो जाएंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज होंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस, और ये किसमें बदल जाएगा? तब ये एमआरएनए में बदल जाएगा। ठीक है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस में क्या नाम आएंगे? स्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। ठीक, चल अब हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। वापस यहां आ जाते हैं। हमारा जो डीएनए से आरएनए बन रहा था, तो आरएनए बनने के लिए इनिशिएशन में क्या हुआ? 3 स्टेप में हो रहा है। इनिशिएशन, ये जाके इससे चिपक जाएगा, ये हट जाएगा, इनिशिएशन। दूसरा पार्ट क्या हुआ? ये आगे बढ़ रहा है, ये पीछे बढ़ता चला जा रहा है, ये आरएनए, इसे कह देते हैं इलॉन्गेशन। और लास्ट में जाके जब यहां खत्म होगा टर्मिनेटर के ऊपर, तो रो फैक्टर आके इससे जुड़ जाएगा और इसे हटा ले जाएगा और आरएनए टूट के इसमें गिर जाएगा, तो उसे कह देते हैं टर्मिनेशन। आपका ये बना हुआ है डायग्राम। ठीक है, आप जरा डायग्राम देखें एनसीईआरटी में तो ध्यान से आपको समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कहा प्रोमोटर रीजन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ में जुड़ जाता है। इस प्रोसेस कहते हैं इनिशिएशन।
फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, सिग्मा फैक्टर हट गया है, आरएनए देखिए पीछे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ये टर्मिनेटर की तरफ भाग रहा है, इलॉन्गेशन, ये आरएनए बढ़ता चला जा रहा है। और लास्ट में देखिए जब से ही ये टर्मिनेटर रीजन के ऊपर पहुंचा, रो फैक्टर इसे निकाल ले गया और आरएनए अलग हट गया, टर्मिनेशन हो गया। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं। यही सारी चीजें यहां लिखी हुई है जिसको हम अब नहीं पढ़ रहे, ठीक है? पढ़ लेंगे। All three RNAs are needed to synthesize protein in cell. The mRNA provides the template. tRNA brings amino acid. ये सारी बातें बता चुके हैं। mRNA, tRNA और rRNA के लिए क्या क्या काम करते हैं ये सब बता चुके हैं। RNA polymerase bind to promoter and initiates transcription. देखिए ये initiation हो गया। It uses nucleotide triphosphate as substrate. Nucleoside triphosphate as substrate. ये क्या कर रहा है? ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट को, जैसे यहाँ डीएनए है था आपका, इस डीएनए में जो ये जुड़े हुए थे तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, तो यूरेसिल लगा हुआ था, इसको एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा है और ये सबको जोड़ता चला जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, ये बात हो गई। फॉस्फेट सेल में फॉस्फोएस्टर एंड पॉलीमराइजेस द टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, तो एटीपी डिपेंडेंट होता है ये सारा काम। ठीक, इट्स सम हाउ टू फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, और किसी तरीके से ओपनिंग होती है हेलिक्स की और सब शुरू हो जाता है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, वहां टर्मिनेट हो जाएगा और इस तरह से वो अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं। एंड intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps? कैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 के 3 स्टेप्स करेगा? भाई ये तो क्वेश्चन है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ये तीनों काम आरएनए पॉलीमरेज कैसे कर सकता है? उसके लिए कोई तो साथ में एक कोफैक्टर लगा होगा, एक इनिशिएशन फैक्टर होगा और एक टर्मिनेटर फैक्टर होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? इन बैक्टीरिया, अब जरा यहां देखिएगा क्योंकि बैक्टीरिया तो थोड़ा सा अलग है। इन बैक्टीरिया सिंस mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है mRNA की, क्योंकि वहां पॉलीसिस्टोनिक मिलता है, बीच में इंटरप्शन है कहां? बीच में कोई इंटरप्शन तो होता नहीं है, स्प्लिट जीन तो है नहीं प्रोकैरियोट्स में, इसलिए वहां क्या होता है, वहां सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि देखिए यहां आपका आरएनए जैसे बन रहा है, ये आरएनए बन गया और इस आरएनए से ही इसी के ऊपर राइबोसोम आ जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो जाएगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा और ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन एंड्स। ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई है बैक्टीरिया की, और इस पॉइंट को जरा सही संभल के आप समझेंगे। क्या कह रहे हैं? बैक्टीरिया सिंस द mRNA does not require any processing to become active and also since transcription and translation take place in the same compartment, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में सेम कंपार्टमेंट में होते हैं भाई, साइटोसोल नहीं तो होंगे, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही, नो सेपरेशन, न्यूक्लियस होता ही नहीं है जब वहां, तो क्या हो जाएगा, मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगन मच बिफोर द mRNA is fully transcribed। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा बहुत ध्यान से कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले पहले। ठीक है, consequently the transcription and translation can be coupled in bacteria, और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हो जाएंगे, एक साथ ही चलेंगे। In eukaryotes there are 2 additional complexities, 2 additional complexities है, जैसा कि हमने आपको mRNA के बारे में बताया कि mRNA में यहां पे लगी हुई है 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप और यहां पे लगी हुई है हमारी पॉली ए टेल, लेकिन जो हमारा mRNA बन रहा है वो mRNA ऐसा बन ही नहीं रहा है। हमारा mRNA कैसा बन रहा है? हमारा mRNA ऐसा बन रहा है कि इसमें ये एक्सॉन है, फिर बीच में इंट्रॉन पड़ गया, फिर एक्सॉन आ गया, फिर इंट्रॉन पड़ गया, फिर एक्सॉन आ गया, इस तरह से पड़ रहा है। तो हमें इसमें से इंट्रॉन्स को हटाना है और एक्सॉन्स को पास पास खींच के लाना है। उसके लिए स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो इसे खींचेगा और हटा देगा, और हटाने के बाद ये यहां से हट जाएगा और एक्सॉन आ जाएंगे एक दूसरे के करीब, एक्सॉन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और ये अब एक्सॉन एक दूसरे के करीब आ गए। ठीक है, इस तरह से सिर्फ एक्सॉन हो गया, इसे क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। ये कौन सा हो गया? स्प्लाइसिंग। तो पहला पॉइंट आपका हो गया स्प्लाइसिंग का।
Can I? There are at least 3 RNA polymerase in the nucleus. These are first RNA polymerase first है, second है, third है. तो यहाँ पे आपको स्प्लाइसिंग देखिए दिख रही है. ये इंट्रॉन्स है बीच बीच में लगे हुए, इनको हटा दिया देखिए, पॉली ए टेल जोड़ दी. स्प्लाइसिंग के बाद क्या हो जाएगी? अगला स्टेप आएगा, ये कैपिंग हो गई, ठीक है, जी कैप. 7 मेथाइल गुआनोसिन की कैप जुड़ेगी और फिर पॉली ए टेल जुड़ गई. तो कैपिंग टेलिंग देखिए, यार कैप आ गया, टेल आ गया और सारे के सारे एक्सॉन आ गए. इस तरह से हमारा एमआरएनए तैयार हो गया. क्लियर हो गई? ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हो गए. इसी को प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. तो फर्स्ट क्या करता है, सेकंड क्या करता है, ये सब बता चुके हैं. स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग. टेल कितनी? 200 से 300 पॉली ए टेल्स होती हैं. ठीक, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें. The significance of such complexities is now beginning to be understood. The split gene arrangement represents probably an accident feature of the genome. ये split gene का accident feature है. The presence of introns is the remains of antiquity, and the process of splicing represents the dominance of RNA word. तो आरएनए की जो स्प्लाइसिंग हो रही है वो क्या है? आरएनए वर्ड का डोमिनेंस बता रहा है कि कभी हमारे यहाँ आरएनए हुआ करता होगा. इन द रीसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसिंग इन द लिविंग सिस्टम हैज बीन अज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंट. अब हम लोग आ जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर. ट्रांसक्रिप्शन, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके ऊपर काम करते हैं और देखते हैं. यहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए आइए. पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. 5 प्राइम पे अपस्ट्रीम होती है, बी वाला है. 3 प्राइम पे डाउनस्ट्रीम होती है. 5 प्राइम पे अपस्ट्रीम होती है और 3 प्राइम पे डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम होता है. क्या ये सही है? यस. ये वाला लग गया. The 5 prime upstream and the 3 prime downstream. Promoter site बी and terminator site कहाँ होगी? 5 प्राइम. 5 प्राइम पे अपस्ट्रीम. 3 बी वाला है. बी होगा. B है यस. पक्का? सर ठीक. कैपिंग है इसका C 10 वाले का. मिथाइल गुआनोसिन. दूसरा हो गया मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट इज एडेड एट 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए. इसे क्या कहते हैं? कैपिंग कहते हैं. 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप लगाई जाती है. एसएनआरएनए आर ट्रांसक्राइब विद द हेल्प ऑफ. एसएनआरएनए किससे बनता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनता है. ठीक है, चलिए अगला बताइए. ये आपको दे रखा है ABCG, इसमें छाटना है आपको. तो रो फैक्टर है सी वाला, क्योंकि देखिए यहाँ खत्म हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है. ये mRNA हो गया, RNA हो गया, यहाँ रो फैक्टर हो गया और ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया. ठीक है, देख लीजिए. बी हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ए हो गया आरएनए और ये हो गया रो फैक्टर. ठीक है, ठीक हो गया ना? ठीक. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट्स transiently with rho factor. गलत, पहला वाला. तो इनिशिएट, रो फैक्टर से इनिशिएशन कब से होने लगा भाई? तो गलत हो गया. इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट. बिल्कुल सही बात. अभी हमने क्या बात पकड़िएगा? ये साइटोप्लाज्म. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिस्पॉन्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन. पॉलीमरेज फर्स्ट से टीआरएनए बनता है, थर्ड से बनता है यार. अभी तो आया. When hnRNA undergoes capping process, adenylated residues are added at 3 prime end in the template 2 और 5 सही है. independent manner. सर 5 वाला सही है. गलत है. 4 गलत है ना? hnRNA is precursor of mRNA. hnRNA से ही mRNA बनता है. हाँ, उसी में प्रोसेस में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस होते हैं. तो कौन कौन से सही हो गए आपका? सेकंड और फिफ्थ सही हो गए. क्लियर है? आगे आइए. विच डिफाइंस पोजीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेम्पलेट. कौन सी चीज से हम बताते हैं टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन? प्रमोटर. मैं समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन.
promoter, operator, repressor या inducer which Promoter, defines the promoter. position and the presence नहीं, of बाद template. कोडिंग स्ट्रेंथ प्रमोटर का पता लगता है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम पे। हाँ, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता है। अब वो कोडिंग स्ट्रेंथ की वजह से होता है, प्रमोटर होता है पर प्रोमोटर, ऑपरेटर, रिप्रेसर या हाँ, ये इंड्यूसर, है सर। तो प्रोमोटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि तीन ही चीजें होती, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और ऑपरेटर। क्रोमोसोम नहीं सॉरी जी अल्टीमेट बायोलॉजिकल यूनिट व्हिच कंट्रोल्स हेरिडिटी, जीन। जीन जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। पोर्शन ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रॉन ए अभी बताया आपको, पॉलीपेप्टाइड के लिए जो कोड करेगा उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, जो प्रोटीन के लिए कोड करेगा उसे जीन कहते हैं। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड 5 प्राइम 7 मिथाइल गुआनोसिन क्या कहलाता है? नन ऑफ दीज है इसका शायद। हाँ, ये कैपिंग कहलाता है, जो इसमें कहीं नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। सर उसमें तो सी लगा हुआ था 116। तो गलत दिया हुआ था ना। तो ये वाला प्रमोटर हो गया, वो वाला टर्मिनेटर Recognize the figure and find out the correct matching. सी टेम्पलेट तो ए प्रमोटर, बी टर्मिनेटर, सी वाला टेम्पलेट ए प्रोमोटर हो गया, ये टेम्पलेट हो गया, ये कोडिंग हो गया और ये टर्मिनेटर। ए प्रोमोटर, बी टर्मिनेटर, सी टेम्पलेट और डी कोडिंग। ए वाला सही। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब आरआरएनए। पॉलीमरेज फर्स्ट से आरआरएनए बनता है, हाँ, कई तरीके के हो जाते हैं आरआरएनए सारे। पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब एसएनआरएनए, एचएनआरएनए बनता है। ये तो एचएनआरएनए बनाता है। पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए, नहीं। ये गलत हो गया। पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब एचएनआरएनए, सही हो गया। कितने सही हो गए? एक और डी डी, ए और डी सही है, तो ए ऑप्शन क्या जाएगा इसका? ए हो जाएगा। Since the success of RNA molecule is सिग्मा फैक्टर terminated by the signal coding by rho, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट कराता है, रो फैक्टर खत्म कराता है, ठीक है। आइए अगला। डेल्टा और अल्फा होता ही नहीं क्यों सर? नहीं, स्टडी द लिस्ट। आपको ये लिस्ट, एक्सॉन क्या करता है? कैपिंग, टेलिंग, प्रोमोटर, आप देख लीजिए सीधा सीधा। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन क्या है? कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन से आपके, ठीक है। कैपिंग क्या क्या होती है? मिथाइल गुआनोसिन की कैप होती है। टेलिंग एडिनाइलेटेड रेसिड्यू होता है और प्रोमोटर जो होता है वो बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। हो गया। अगला आइए, द टर्म सिस्टोन, रिकॉन एंड न्यूट्रॉन वर प्रोपोज्ड बाय, किसने दिए थे? ये याद कर लीजिएगा, बेंजर, बेंजर। ठीक है। अगला, द सीक्वेंस ऑफ AAT, GCT और TAG और टेम्पलेट सेगमेंट ऑफ, तो ये क्या करेंगे? अपना A क्या वाला करेंगे? है, A वाला है। यू यू ए ये टेम्पलेट के ऊपर है, ए वाला है। यू यू ए सी ए वाला है। तो ए वाला किससे जुड़ेगा? यू से, ए वाला यू से, टी वाला ए से, A से, ये C सी से, ये जी से, ये ए से, ए यू यू सी 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 से सी जी फिर जी फिर टी टी नहीं यू नहीं यू। यू हो जाएगा। ए वाला है इसका। ए वाला ये, ठीक। अगला, एचएनआरएनए इज, एचएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए नहीं है, एक बार मैंने ये लगा चुका हूं अपने एग्जाम में, गलत। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, ठीक है। अगला, in eukaryotic cell transcription RNA splicing and RNA capping takes place inside, किसमें होगी? यूकैरियोट में। स्प्लाइसिंग और कैपिंग कहाँ होगी? न्यूक्लियस के अंदर। भाई एक बार फिर से समझ लीजिए, डीएनए से डीएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए से प्रोटीन कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ जो है आरएनए की बात हो रही है बनने की, तो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। और सेल डिवीजन करने के लिए बनता है, सेल डिवीजन करने के लिए बनता है। सेल डिवीजन करने के लिए थोड़ी बनता है। which one is not transcribed by DNA? नहीं तो क्यों हो रहा है ये? क्या ये सब क्यों हो रहा है? मतलब न्यूक्लियस डीएनए से डीएनए इसलिए बन रहा है क्योंकि सेल डिवाइड होती है, एस सिंथेसिस फेज में हो रहा है। डीएनए से आरएनए इसलिए बन रहा है क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना था, इसलिए बनना है, ठीक है। which one is not transcribed by DNA? डीएनए से कौन सी डीएनए चीज नहीं होगी? डीएनए से डीएनए को बनने को कहते हैं Replication. ट्रांसलेशन। हां रेप्लिकेशन, सॉरी, हां रेप्लिकेशन कहते हैं। हां डीएनए अरे 27 बताइए। 27 का सी डीएनए। डीएनए
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता, हाँ। डीएनए नहीं ट्रांसक्राइब हो सकता, ये तो रेप्लिकेट हो रहा है ना, डीएनए बनने को वो कहते हैं, रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहते हैं, replication। स्प्लिट जीन में क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों चीजें मिलेंगी स्प्लिट जीन में। हाँ सर, दोनों होते हैं। द स्प्लिट जीन कोडिंग सीक्वेंस आर, स्प्लिट जीन के कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, इंट्रॉन, एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है, तेजी से करिए देखिए और थोड़ा ध्यान से करिए। अगली बात, अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एमआरएनए और डीएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, इसे क्या कहेंगे हम, कोडॉन कह देंगे। ठीक है, ये एमयूए वाला क्या देखिए है? म्यूटॉन जो होता है डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें म्यूटेशन हो उसे म्यूटॉन कहते हैं, जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है उसे रिकॉन कहते हैं, और जिस जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। नहीं, जो ठीक है? पॉलीपेप्टाइड के लिए कहते हैं वो कोडॉन नहीं, पॉलीपेप्टाइड सिस्ट्रॉन, एक पॉलीपेप्टाइड के लिए, एक पॉलीपेप्टाइड के लिए सिस्ट्रॉन होगा, कोडॉन कोडॉन पूरा एक कोड जो है हाँ। AUG, ये कोडॉन हो गया। ठीक, स्प्लाइसिंग एक पॉलीपेप्टाइड के लिए सिस्ट्रॉन हो गया। Introns, स्प्लाइसिंग इज मेंट introns, फॉर द introns, एलिमिनेटिंग इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स। इसमें सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स फॉर इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर। अगला, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन हाँ। आरएनए ओवर हाँ, डीएनए, आरएनए का बनना किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर बनना। ठीक, समझ में आ गई बात। यस सर। अब जेनेटिक कोड के ऊपर आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं सर। नहीं, चलिए इसको हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।